जय हिंद साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। ये प्लांट टिश्यू कल्चर टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिसको हम छोटे छोटे टुकड़े के रूप में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन प्लांट टिश्यू कल्चर, जिसको हम हिंदी में पादप उत्तक संवर्धन के नाम से जानते हैं। आप भी अपने साथियों के साथ में से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यदि हम बात करें प्लांट टिश्यू कल्चर की, तो सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ हम देखते हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो प्लांट टिश्यू कल्चर का शाब्दिक अर्थ होता है इन विट्रो कंडीशन। इसका शाब्दिक अर्थ पूछे, अगर वन लाइन में पूछे कि प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है, तो इन विट्रो कंडीशन में, इन विट्रो कंडीशन के अंदर क्या करना, प्लांट को ग्रो करना, प्लांट को क्या करना, ग्रो करवाना, उसे हम क्या कहते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर किसे कहते हैं, तो कृत्रिम माध्यम में या फिर प्रयोगशाला के अंदर पौधे के किसी भी अंग को एक संवर्धन माध्यम में रखकर वृद्धि करवाना और इच्छित पौधे प्राप्त करने की जो क्रिया होती है, उस क्रिया को क्या कहा जाता है, प्लांट टिश्यू कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लांट टिश्यू कल्चर कहा जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पर एक शब्द आया है इन विट्रो। इन विट्रो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है प्रयोगशाला से। किससे होता है, लेबोरेटरी या फिर किससे होता है, प्रयोगशाला से, या फिर इसको हम कह सकते हैं कंट्रोल इन्वायरमेंट से शाब्दिक अर्थ होता है किसका, इन विट्रो का अर्थ जो होता है वो होता है कंट्रोल इन्वायरमेंट के। अल्टीमेटली जो हमारे लेबोरेटरी होती है उसके अंदर जो भी चीज़ें हम डेवलप करते हैं, चाहे वो हमारे एनिमल से रिलेटेड हो चाहे प्लांट से रिलेटेड हो, वो सारा का सारा उसके लिए जो भी इन्वायरमेंट रखा जाता है वो कंट्रोल इन्वायरमेंट यानी हमारी निगरानी के अंदर रहता है। और जब चाहे हम टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, अंदर CO2 की मात्रा, सब जो भी चीज़ें रहती है उसको हम घटा बढ़ा सकते हैं। तो उसी को क्या कहा जाता है, कंट्रोल इन्वायरमेंट कहा जाता है। उसको एक शॉर्ट फॉर्म में हम, अगर उसको हमें पूरा का पूरा डिफाइन करना है तो उसके लिए एक शब्द काम में लिया जाता है, इन विट्रो शब्द काम में लिया जाता है। ठीक है ना। तो प्लांट टिश्यू कल्चर का अर्थ क्या होता है, तो इन विट्रो कंडीशन में प्लांट को क्या करवाना, ग्रो करवाना, उसी को हम क्या कहते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर के नाम से जानते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसकी परिभाषा के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर की परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा की बात करें तो परिभाषा हो जाएगी साथियों, पादप के उत्तक, पादप का क्या हो सकता है, उत्तक हो सकता है, कोशिका हो सकती है, पादप की उत्तक, कोशिका या अंग। पादप का कोई सा भी उत्तक हो सकता है, कोई सी भी कोशिका हो सकती है, कोई सा भी अंग हो सकता है। अंग को पोषक माध्यम, अंग को पोषक माध्यम में, अंग को पोषक माध्यम में वृद्धि करवाकर, वृद्धि करवाकर, वृद्धि करवाकर इच्छित पौधे प्राप्त करने की प्रक्रिया को, इच्छित पौधे प्राप्त, इच्छित पौधे प्राप्त करने की, इच्छित पौधे प्राप्त करने की जो क्रिया होती है, क्रिया को प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो प्लांट टिश्यू कल्चर किसे कहते हैं, तो प्रयोगशाला के अंदर पादप का कोई सा भी टिश्यू हो सकता है, कोई भी सेल हो सकता है, या फिर कोई भी ऑर्गन हो सकता है जिसके अंदर हमारे जड़ हो सकता है, तना हो सकती है, पत्ती हो सकती है, कोई भी कलिका या बड हो सकती है। उसको हम क्या कर सकते हैं, एक न्यूट्रिएंट मीडिया होता है उसके अंदर प्रयोगशाला में उसको रखते हैं, उसकी वृद्धि करवाते हैं, और उसके बाद में जो भी पौधे प्राप्त होते हैं, उस पूरे पौधे प्राप्त करने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को हमारे प्लांट टिश्यू कल्चर के नाम से हम जानते हैं। ये इसका सामान्य परिचय होता है, ये हम ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम के अंदर सीधी सीधी इसकी परिभाषा पूछ ली जाती है। अब हम बात करते हैं, अगला जो हमारे इसके अंदर टॉपिक आता है वो आता है प्रमुख शब्दावली से संबंधित, यानी कि जो हमारे प्लांट टिश्यू कल्चर होता है उससे संबंधित कौन कौन सी महत्वपूर्ण शब्दावली हैं जो हमें ध्यान रखनी है। क्योंकि जब कभी भी हम कोई भी पादप उत्तक संवर्धन जो तकनीक होती है उसके माध्यम से कोई भी न्यू प्लांट डेवलप करते हैं, तो वो सभी शब्दावली के बारे में अगर हमें पता है तो जब हम ये कार्य करते हैं तो वो कार्य करने में हमें सफलता प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना। तो उसके बाद हम चर्चा करते हैं इसकी प्रमुख शब्दावलियों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। पादप उत्तक संवर्धन से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, पादप उत्तक संवर्धन से महत्वपूर्ण संबंधित जो भी महत्वपूर्ण शब्दावली होती है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो लगभग हमें 12 से 15 महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में ध्यान रखना है। तो हम एक स्टेप बाय स्टेप इन शब्दावलियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है हमारे एक्सप्लांट। क्या आता है, एक्सप्लांट। सबसे पहली जो हमारी शब्दावली आती है उसका नाम होता है साथियों एक्सप्लांट, जिसको हम हिंदी के अंदर कर्तोतक के नाम से भी जानते हैं। तो एक्सप्लांट क्या होता है, तो एक्सप्लांट का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा कोई भी पौधे का भाग,
पौधे का कोई भी भाग जिसका जो प्रयोग होता है वो हम किस में करते हैं, संवर्धन माध्यम में करते हैं, संवर्धन माध्यम में करते हैं पौधे को प्राप्त करने के लिए। तो उस भाग को क्या कहा जाता है, एक्सप्लांट कहा जाता है। तो एक्सप्लांट की परिभाषा क्या हो जाएगी, एक्सप्लांट की परिभाषा हो जाएगी पौधे का वह भाग जो संवर्धन माध्यम में रखते हैं या फिर पौधों की संख्या को बढ़ाने के लिए जिस कटे हुए भाग का हम उपयोग में लेते हैं उस भाग को क्या कहा जाता है, एक्सप्लांट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्सप्लांट कहा जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। दूसरा आता है हमारे कैलस आता है। क्या आता है, कैलस। दूसरा जो शब्द आता है वो आता है हमारे कैलस। कैलस किसे कहते हैं, तो जो कोशिका जो होती हैं, कई सारी कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं का अविभेदित कई सारी कोशिकाएं जो होती हैं उनका अविभेदित व असंगठित, कई सारी जो कोशिकाएं होती हैं उनका अविभेदित और असंगठित कोशिकाओं का जो समूह होता है उस समूह को क्या कहा जाता है, कैलस कहा जाता है। अब ये जो शब्दावली में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे, उस टाइम पर आपको ये सारी शब्दावलियाँ अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो कैलस किसे कहते हैं, तो अविभेदित एवं असंगठित कोशिकाओं के जो समूह होता है उस समूह को क्या कहा जाता है, कैलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैलस कहा जाता है, ठीक है। नंबर 3 पर आता है हमारे इनोक्यूलम। क्या आता है, इनोक्यूलम। इनोक्यूलम किसे कहते हैं, जिसको हम हिंदी में निवेशित द्रव के नाम से जानते हैं। इनोक्यूलम को हम किस नाम से जानते हैं, हिंदी में निवेशित द्रव्य के नाम से जानते हैं। तो इनोक्यूलम हो जाएगा जो हमारा एक्सप्लांट होता है, जो हमारा एक्सप्लांट होता है, ये जो हमारा एक्सप्लांट होता है, एक्सप्लांट को जो हमारा संवर्धन माध्यम होता है उस पर स्थानांतरित करने की जो क्रिया होती है, संवर्धन माध्यम या संवर्धन माध्यम को हम पोषक माध्यम के नाम से भी जानते हैं। तो इनोक्यूलम किसे कहते हैं, एक्स प्लांट को संवर्धन माध्यम में क्या करना, स्थानांतरित करना, संवर्धन माध्यम में स्थानांतरित करना ही क्या कहलाता है, हमारा इनोक्यूलम कहलाता है। ये ध्यान रखिए, जिसको हम हिंदी में निवेशित द्रव्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला जो हमारे चौथा जो टर्म आता है वो आता है हमारे टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी अगला जो हमारा शब्द आता है वो कौन सा आता है, टोटिपोटेंसी, या जिसको हम हिंदी के अंदर इसको हम पूर्ण शक्तता के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पूर्ण शक्तता के नाम से जानते हैं। तो टोटिपोटेंसी किसे कहते हैं, तो टोटिपोटेंसी किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा इसकी परिभाषा, एक कोशिका किसी एक सेल के द्वारा, किसी एक कोशिका के द्वारा पूरा पौधा निर्माण करने की जो क्षमता होती है, पूरा पौधा निर्माण करने की क्षमता, पूरा पौधा निर्माण करने की जो क्षमता होती है, क्षमता को क्या कहा जाता है, टोटिपोटेंसी कहा जाता है, या फिर जिसको हम हिंदी में पूर्ण शक्तता के नाम से जानते हैं। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, किसी भी कोशिका के द्वारा, अगर एक कोशिका के द्वारा अगर पूरा का पूरा पौधे का निर्माण हो जाता है, उस क्षमता को क्या कहा जाता है, टोटिपोटेंसी कहा जाता है। ये याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद में नंबर 5 की यदि हम बात करें तो नंबर 5 पर हो जाएगा हमारे जो अगला जो हमारे इसके अंदर टर्म आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे न्यूट्रिएंट मीडिया। न्यूट्रिएंट मीडिया क्या होता है, तो जिसको हम हिंदी में पोषक माध्यम या फिर संवर्धन माध्यम के नाम से जानते हैं। तो न्यूट्रिएंट मीडिया क्या होता है, तो एक्सप्लांट जो होता है, एक्सप्लांट को जिस इसमें अभी हमने देखा था इनोक्यूलम के अंदर हमने क्या देखा था, एक्सप्लांट को हम किस में रखते हैं, संवर्धन माध्यम में स्थानांतरित करते हैं। तो न्यूट्रिएंट मीडिया क्या हो जाएगा, एक जो एक्सप्लांट होता है, एक्सप्लांट को हम जिस माध्यम में रखते हैं, जिस माध्यम में रखकर और उसके बाद में गुणन होता है, और गुणन होने के बाद में जो हमें अल्टीमेटली जो लास्ट में जो प्लांट जो प्राप्त होते हैं, कई सारे पौधे प्राप्त होते हैं, उस माध्यम को क्या कहा जाता है, न्यूट्रिएंट मीडिया कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा हो जाती है कि एक्सप्लांट को जिस माध्यम में रखते हैं या फिर संवर्धन माध्यम के अंदर जब हम एक्सप्लांट को रखते हैं, और एक्सप्लांट को रखने के बाद में उससे कई सारी कोशिकाएं बनती हैं, और कोशिकाओं से अल्टीमेटली लास्ट में जाकर जो हमें पौधा प्राप्त होता है, उस पौधे को प्राप्त होने के लिए जो भी हम
माध्यम उपलब्ध करवाते हैं, चाहे वो ठोस माध्यम हो सकता है, द्रव माध्यम हो सकता है, या फिर सेमी सॉलिड हो सकता है, यानी कि अर्ध ठोस हो सकता है, उस माध्यम को क्या कहा जाता है? न्यूट्रिएंट मीडिया कहा जाता है। अब ये न्यूट्रिएंट मीडिया भी कई प्रकार का होता है, इसका हम सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट मीडिया, जिसमें हम कई प्रकार के न्यूट्रिएंट मीडिया के बारे में पढ़ेंगे, तो वो वहाँ पर आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो न्यूट्रिएंट मीडिया किसे कहते हैं? तो संवर्धन माध्यम को वृद्धि के लिए या फिर एक्स प्लांट की वृद्धि के लिए जो भी उसको पोषक पदार्थ उपलब्ध करवाए जाते हैं, उस माध्यम को हम न्यूट्रिएंट मीडिया के नाम से जानते हैं। तो ये शुरुआत के हमारे जो भी 5 जो प्रमुख शब्दावली होती है वो यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है। इनका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर मेन अर्थ मैंने समझा दिया, बाकी इसकी जो भी पूरी तथ्यात्मक जानकारी जो होगी वो आप स्वयं से लिख लेना, जो मैंने अभी यहाँ पर आपको बोलकर बताया, ठीक है ना। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम जो शेष बची हुई है जो हमारी शब्दावली है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। अब अगली जो हमारी प्रमुख शब्दावली आती हैं वो आती है हमारे क्लोन से संबंधित। क्या आती हैं? क्लोन। नंबर 6 पर जो हमारी शब्दावली आ जाएगी वो आ जाएगी क्लोन। क्लोन क्लोन की यदि यहां पर हम बात करें तो क्लोन किसे कहते हैं? तो क्लोन का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा यहां पर, जब एक जो कोशिका होती है, एक कोशिका से मान लेते हैं कोई सा भी एक जीव का निर्माण हो गया है, ठीक है ना, चाहे वो जंतु हो सकता है, पौधा हो सकता है, या फिर सूक्ष्म जीव हो सकता है। एक कोशिका थी और एक कोशिका से चाहे वो कोई सी भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमने एक जीव का निर्माण किया, ठीक है ना। एक कोशिका से एक जीव का निर्माण हो गया है, और ये जो जीव का जो नया जो जीव का निर्माण हुआ है, इसके अंदर जो गुण होते हैं, इस जीव के अंदर जो गुण है वो किसके समान है? जो इसका जो मदर प्लांट था, यह हम कह सकते हैं मदर जो सेल थी, मदर सेल के समान ही इसके अंदर 100% गुण पाए जाते हैं। मदर सेल के समान ही इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? 100% अगर गुण उपस्थित हैं तो उस चीज को क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। तो क्लोन की परिभाषा क्या हो जाएगी? यदि ध्यान से सुनिएगा इसकी परिभाषा, एक कोशिका से बनने वाला जो कोशिका होगी या बनने वाला जो जीव होगा, उसके अंदर जो मात्र पौधा था या मात्र जो कोशिका थी उसके समान 100% गुण पाए जाते हैं, उस जीव को क्या कहा जाता है? उस जीव को क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। जैसा आपने एक डोली बेड का नाम सुना होगा, डोली बेड जो होती है वो हमारे एक क्लोन का ही एग्जाम्पल होती है, क्योंकि उसका जो डोली जो बेड थी उसका जो निर्माण किया गया था वो मुख्य रूप से हमारे एक कोशिका से उस बेड का निर्माण किया गया था। तो वो जो डोली बेड थी उसके अंदर जो सेल ली गई थी, जिस बेड से वो कोशिका निकाली गई थी, सेम वो 100% गुण डोली बेड के अंदर ही थे, तो उसी कारण से उसको क्लोन बेड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये उसका एग्जांपल हो जाएगा, ये याद रखिएगा। तो ये इसकी परिभाषा होती है जो हमें याद रखना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो हमारे 7वें नंबर का जो हमारा शब्द आता है वो हो जाएगा हमारे इसके अंदर क्लोनल, या फिर हम कह सकते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन। सोमा क्लोनल वेरिएशन, जिसको हम हिंदी के अंदर इसको काई क्लोनीय विविधता के नाम से जानते हैं। सोमा क्लोनल वेरिएशन जो होता है इसको हम हिंदी में काई क्लोनीय विविधता के नाम से जानते हैं। तो सोमा क्लोनल वेरिएशन किसे कहते हैं? तो इसकी जो परिभाषा हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पर हमारे, ठीक है ना, इसकी परिभाषा हो जाएगी हमारे प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर से विकसित, प्लांट टिश्यू कल्चर से विकसित कोई भी, प्लांट टिश्यू कल्चर से विकसित कोई भी पौधा है, प्लांट टिश्यू कल्चर से विकसित कोई भी पौधा है, और उस दौरान उसमें कोई अगर विविधता आ जाती है, उस दौरान अगर कोई उसके अंदर विविधता आ जाती है, उस विविधता को क्या कहा जाता है? सोमा क्लोनल वेरिएशन, या जिसको हम काई क्लोनीय विविधता के नाम से जानते हैं। तो इसकी शाब्दिक शॉर्ट फॉर्म में यदि हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा हो जाएगी कि प्लांट टिश्यू कल्चर के दौरान कोई भी जो पौधा होता है, अगर उसके विकास के दौरान ही उसमें कोई परिवर्तन आ जाता है तो उस परिवर्तन से जो उत्पन्न जो विविधता होती है उसे हम बोलते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन। जैसे उदाहरण के रूप में बात कर लेते हैं, जैसे ये मान लीजिए हमने एक टेस्ट ट्यूब ले रखा है, ये और ये हमने प्रयोगशाला के अंदर यहाँ पर हमारी ये एक कोशिका पड़ी हुई है, ठीक है ना। इस कोशिका के अंदर हमने न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर इस कोशिका को जैसे रखा, अब न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर हम सभी जानते हैं हमारे उसके अंदर हार्मोन्स भी उपस्थित होते हैं। तो हम सभी जानते हैं, जो अगर मान लेते हैं अगर इस न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक है, ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक है, तो ये जो प्रमोट करेगा, किसको प्रमोट करेगा?
रूट को प्रमोट करेगा, यानी कि ये रूट को बढ़ावा देगा, रूट के निर्माण को बढ़ावा देगा। इसी प्रकार हम बात करते हैं, अगर मान लेते हैं इसके अंदर साइटोकाइनिन की जो न्यूट्रल मीडिया था इसके अंदर साइटोकाइनिन की उपलब्धता ज़्यादा है, तो साइटोकाइनिन जो होता है ये मुख्य रूप से हम बात करें किसको, शूट के निर्माण को बढ़ावा देता है। तो अगर यदि बात करें ऑक्सिन इसके अंदर अधिक होगा तो जो जड़ होगी वो जल्दी निकलेगी और जो तना होगा वो धीरे धीरे उसका निर्माण कम होगा, ठीक है ना। तो दोनों में वेरिएशन आ गया। तो उस ये जो वेरिएशन जो विकसित होती है वो किसके दौरान विकसित होती है, प्लांट टिश्यू कल्चर के दौरान ही विकसित होती है। तो ये जो विविधता होती है इस विविधता को बोलते हैं हम सोमा क्लोनल वेरिएशन, या फिर इसको हम बोलते हैं काय क्लोनीय विविधता के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा सोमा क्लोनल वेरिएशन जो टर्म होता है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद में अगला जो हमारा आता है वो आता है सोमा क्लोनल प्लांट। सोमा क्लोनल प्लांट जिसको हम बोलते हैं कायिक इसको हम बोलते हैं काय क्लोनीय पौधे। तो काय क्लोनीय पौधे किसे बोलते हैं, तो याद रखिएगा इसका सिंपल सा अर्थ हो जाएगा प्लांट टिश्यू कल्चर से विकसित जितने भी पौधे होते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर से विकसित पौधे, प्लांट टिश्यू कल्चर से विकसित जितने भी पौधे होंगे उन सभी पौधों को हम किस नाम से जानते हैं, सोमा क्लोनल प्लांट के नाम से जानते हैं। तो ये तीन टर्म जो थे हमारे क्लोन से संबंधित वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। क्लोन किसे कहते हैं कि अगर किसी भी कोशिका से अगर नया जीव बनता है उसके अंदर वो जो नया जीव बना है उसके अंदर 100% कैरेक्टर हैं, जहाँ से हमने सेल निकाली थी सेम वैसे के वैसे कैरेक्टर हमारे नए विकसित जीव में है, उसे हम क्लोन कहेंगे। सोमा क्लोनल वेरिएशन किसे कहेंगे, अगर प्लांट टिश्यू कल्चर के दौरान ही अगर जो विकसित हो रहा है पौधा होता है उसमें कोई परिवर्तन आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन। और सोमा क्लोनल प्लांट किसे कहते हैं, तो जो भी प्लांट टिश्यू कल्चर से विकसित जो पौधा होता है उस पौधे को क्या कहा जाता है, सोमा क्लोनल प्लांट के नाम से हम जानते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में जो हमारा अगला जो टर्म आता है 9 नंबर का वो आता है हमारे प्रोटोप्लास्ट। क्या आता है, प्रोटोप्लास्ट, जिसको हम हिंदी में जीव द्रव्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अब इससे संबंधित हमें 3 टर्म याद रखने हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोटोप्लास्ट की बात करें तो प्रोटोप्लास्ट किसे कहते हैं, तो जो कोशिका भित्ति जो होती है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति रहित या सेल वॉल रहित संरचना को क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लास्ट, या हिंदी में इसको हम जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं। तो जीव द्रव्य की परिभाषा क्या हो जाएगी, कोशिका भित्ति रहित जो संरचना होती है उस संरचना को हम जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये सिंपल सी परिभाषा है, ये एग्जाम के अंदर कई बार सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार हमारे 9 जो प्रमुख शब्द थे वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम थोड़ा और आगे बढ़ें, ठीक है। अब इसके बाद में जो हमारा अगला जो टर्म आता है वो टर्म आता है हमारे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा टर्म आता है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन शब्द आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला हमारे जो 10वें नंबर पर जो हमारा टर्म आता है वो आता है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। क्या आता है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम हिंदी के अंदर इसको हम कायिक संकरण के नाम से जानते हैं। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन को हम हिंदी में कायिक संकरण के नाम से जानते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते किसे हैं, तो इसकी जो परिभाषा हो जाएगी वो हो जाएगी प्लांट टिश्यू कल्चर की सहायता से। जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर की सहायता से सोमेटिक हाइब्रिड प्लांट विकसित करते हैं, सोमेटिक हाइब्रिड प्लांट विकसित करते हैं, तो ये जो प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि पादप उत्तक संवर्धन से कायिक संकर पौधे विकसित करने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन या फिर कायिक संकरण के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है ना। अब ये जो कायिक संकरण जो पौधे होते हैं ये किस प्रकार से विकसित किए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। तो इसमें क्या किया जाता है कि कोई भी दो कोशिका लेते हैं। जब हमें कायिक संकरण से कोई पौधा विकसित करना है तो उसके लिए क्या किया जाता है, 2 कोशिका लेते हैं और 2 कोशिका का इसमें क्या लिया जाता है, जीव द्रव्य लिया जाता है। क्या लिया जाता है, जीव द्रव्य लिया जाता है, जिसको हम इंग्लिश के अंदर प्रोटोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्रोटोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारे पास में A कोशिका है और ये हमारे पास में B कोशिका है। अब A कोशिका का जीव द्रव्य और B कोशिका का जो जीव द्रव्य होता है
इन दोनों को जब हम आपस में फ्यूज कर देते हैं, जोड़ देते हैं, उससे बना एक जो नई कोशिका बनेगी, उस कोशिका के अंदर क्या हो जाएगा, ए व बी दोनों के हमारे जीन आ जाएंगे, यानी कि ए कोशिका जो थे इसका जीव द्रव्य और बी कोशिका का जीव द्रव्य आपस में मिलकर ए बी कोशिका का जीव द्रव्य बन गया। और इस कोशिका को हम बोलते हैं सोमेटिक हाइब्रिड सेल के नाम से जानते हैं। और ये जो सेल होती है, जब इसको हम कल्चर करते हैं तो उसके दौरान जो पौधे बनते हैं उसे हम बोलते हैं सोमेटिक हाइब्रिड प्लांट के नाम से जानते हैं। और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के नाम से हम जानते हैं, ठीक है ना। ये सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में हम फुल डिटेल से सेपरेट पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन फिलहाल इसका अर्थ समझ लीजिए कि सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का अर्थ क्या होता है। तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का अर्थ क्या हो जाएगा कि प्लांट टिश्यू कल्चर की सहायता से सोमेटिक या फिर कायिक संकर पौधे विकसित करने की जो पूरी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन या कायिक संकरण के नाम से जानते हैं। और कायिक संकरण को विकसित करने के लिए हमें कितने, दो कोशिका के जीव द्रव्य की आवश्यकता होती है। तो ए व बी दो जीव द्रव्य थे, इन दोनों को मिला दिया तो ये जो हमारे ये ए बी वाला जो पौधा बनेगा, ये कैसा बनेगा, हमारे सोमेटिक हाइब्रिड प्लांट बनेगा। और इस पूरे मैकेनिज्म को हम सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के नाम से हम जानते हैं, ठीक है ना। पहला यहाँ पर हमारे जो टर्म था वो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। अगला जो हमारा टर्म आता है वो आ जाएगा साइब्रिड। क्या आ जाएगा, साइब्रिड। साइब्रिड जो होता है इसको हम हिंदी के अंदर भी साइब्रिड के नाम से ही जानते हैं। अब साइब्रिड और क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो साइब्रिड में याद रखिएगा, इसके अंदर तो क्या रहता है, एक तो लेते हैं हम प्रोटोप्लास्ट, एक तो हम लेते हैं एक कोशिका का तो लेते हैं हम प्रोटोप्लास्ट, और दूसरी कोशिका का हम लेते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म अगर इन दोनों को हम आपस में जोड़ देते हैं तो उसके बाद में जो संरचना बनेगी, उस संरचना को क्या कहेंगे, हम साइब्रिड के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, साइब्रिड के नाम से हम जानेंगे। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा क्या हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, परिभाषा हो जाएगी कि साइब्रिड की एक कोशिका का जीव द्रव्य तथा दूसरी कोशिका का केंद्रक विहीन जीव द्रव्य का जब आपस में हम जोड़ देते हैं और उसके बाद में जो नई संरचना बनती है, उस संरचना को हम साइब्रिड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कि साइब्रिड का सिंपल सा होता है कि प्रोटोप्लास्ट और साइटोप्लाज्म को हम जब जोड़ देते हैं तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, साइब्रिड के नाम से जानते हैं। ये हमारे साइब्रिड यहाँ पर टर्म कंप्लीट होता है। अब किसके अंदर हमें साइटोप्लाज्म लेना है और किसके अंदर प्रोटोप्लाज्म लेना है, तो वो मैं आपको मैकेनिज्म बता देता हूँ कि साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं और प्रोटोप्लाज्म, जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो तो समझ में आ गया, लेकिन हम देख लेते हैं साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं, वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम साइटोप्लाज्म के बारे में थोड़ी जानकारी यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं हम साइटोप्लाज्म के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। जो यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मान लेते हैं ये हमारे पास में कोई कोशिका है, ठीक है ना। ये मान लेते हैं हमारे पास में कोई कोशिका है, ठीक है। और ये जो कोशिका है, इस कोशिका के ये बाहर की तरफ जो आपको दिखाई दे रही है, ये हमारे कोशिका भित्ति है। जब हम कोशिका जो भित्ति होती है, ये हम मान लेते हैं यहाँ पर हमारे सेल वॉल, सेल वॉल को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। सेल वॉल को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ये जो हमारे पास में कोशिका थी, इस कोशिका से हमने क्या किया, सेल वॉल को रिमूव कर दिया। तो उसके बाद में जो संरचना बनती है, उस संरचना को कहा जाता है जीव द्रव्य। उस संरचना को क्या कहा जाता है, जीव द्रव्य कहा जाता है, या फिर उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। उसको हम किस नाम से जानते हैं, प्रोटोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। अब ये जो प्रोटोप्लास्ट या जो फिर जीव द्रव्य जो होता है, इसके अंदर क्या क्या उपस्थित होता है, तो इसके अंदर दो चीजें उपस्थित होती है। एक तो होता है हमारे न्यूक्लियस, एक तो होता है हमारे इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस उपस्थित होता है, और दूसरा होता है साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है। क्या होता है, साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है। तो जीव द्रव्य की परिभाषा क्या हो सकती है, तो एक तो हो सकती है कि कोशिका भित्ति रहित जो संरचना होती है उसे हम बोलते हैं जीव द्रव्य या प्रोटोप्लास्ट, या फिर एक परिभाषा हो सकती है कि केंद्रक, ऐसी संरचना जिसके अंदर केंद्रक उपस्थित हो और जीव द्रव्य ऐसी संरचना जिसके अंदर केंद्रक उपस्थित हो और एक हो जाएगा कोशिका द्रव्य उपस्थित हो, ऐसी संरचना को क्या कहा जाता है, जीव द्रव्य कहा जाता है। तो प्रश्न आ जाए कि जीव द्रव्य में उपस्थित होता है, केंद्रक उपस्थित होता है, साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है, तो दोनों उपस्थित होते हैं, ये याद रखिएगा। लेकिन यदि हम बात करें जो साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म में क्या उपस्थित होता है, तो केवल और केवल साइटोप्लाज्म इसके अंदर पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो दोनों जो साइब्रिड और जो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसके अंदर माइनर डिफरेंट क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास में जो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसके अंदर तो क्या होता है, हमारे दोनों कोशिकाओं का अंदर केंद्रक और साइटोप्लाज्म दोनों उपस्थित होते हैं। लेकिन
हाइब्रिड के अंदर बात करें तो एक कोशिका के अंदर तो दोनों उपस्थित रहेंगे, लेकिन जो दूसरी कोशिका रहेगी उसके अंदर केवल और केवल क्या रहेगा, साइटोप्लाज्म उपस्थित रहेगा, केंद्रक उसके अंदर अनुपस्थित रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों में मैंने अंतर समझा दिया कि हाइब्रिड और सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या अंतर है। और जब हम पर्टिकुलर हाइब्रिड और सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तब वहां पर आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट अगर लिखना चाहते हो तो फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम थोड़ा और जो शब्द बचे हुए हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे अगला जो टर्म आता है वो आता है, अगला जो हमारा टर्म आता है वो आ जाएगा हमारा स्टरीलाइजेशन। स्टरीलाइजेशन जिसको हम हिंदी के अंदर इसको हम निर्जमीकृत के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसको हम निर्जमीकृत के नाम से जानते हैं। हिंदी के अंदर इसको हम निर्जमीकृत के नाम से जानते हैं। तो निर्जमीकृत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो निर्जमीकृत का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा यहाँ पर, इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा सूक्ष्म जीव को निष्क्रिय करना। सूक्ष्म जीव को क्या करना? निष्क्रिय करना। क्या कहलाता है? स्टरीलाइजेशन या फिर निर्जमीकृत के नाम से जानते हैं। अब ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो सभी के ऊपर उपस्थित होते हैं, हमारे शरीर के ऊपर उपस्थित होते हैं, या फिर हम प्रयोगशाला के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं उनके ऊपर उपस्थित हो सकते हैं, या फिर हम जो भी एक्सप्लांट काम में लेते हैं उनके ऊपर उपस्थित हो सकते हैं। तो उन सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय करने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? स्टरीलाइजेशन या फिर निर्जमीकृत के नाम से जानते हैं। अब इसकी कई सारी विधियां होती है, तो उन विधियों के बारे में हम जब पर्टिकुलर स्टरीलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे तब वहां पर हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ में जो भी हमारा महत्वपूर्ण यहाँ पर जो शब्दावली थी वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होती है। अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा उस नेक्स्ट सेशन के अंदर हम चर्चा करेंगे जो प्लांट टिश्यू कल्चर जो होता है उसके इतिहास के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ में आज का सेशन हम यही कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में प्लांट टिश्यू कल्चर के हिस्ट्री के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।